अद्विका, अद्विका। उसका नाम पहली दफ़ा उसके होठों पर मुस्कुराहट लाया था, जो किसी नए रिश्ते की आहट का पैगाम लग रहा था। वो उसी अंदाज में सर्द रात में सिर टिकाते हुए वहीं लेट गया। यह एहसास अब उसे भी गुदगुदाने लगा था। दोनों हाथ सिर पर टिकाए वो आसमान की तरफ देखता सोच कर बोला, वो दरवाज़ा मैं खटखटा चुका हूँ। तुम वो दस्तक भले ही कितनी नज़रअंदाज करो, मुझ में इतनी तो हिम्मत है कि मैं उसके खुलने का इंतज़ार किए बगैर ही अंदर जा सकूं। कुछ ना सही तो तुम्हारा यह वहम तो ज़रूर ख़त्म होना चाहिए, और यह अद्वैत अस्थाना करके रहेगा। उसकी आखिरी बातों पर वो खुद से कहने लगा। उसमें अब जुनून था कि अद्विका के दिल के दरवाजे को खोलने का, वो भी बिना दस्तक दिए। वक्त अपनी करवट बदल रहा था। धीरे धीरे अद्विका ठीक हो गई थी। वो अस्थाना मेंशन से अपने जाने की बात कहने वाली थी, पर उससे पहले वो ऑफिस ज्वाइन करके अपना अब तक का मेडिकल का जो भी खर्च हुआ उसका हिसाब क्लियर करना चाहती थी। रितेश कल शाम ही उसे सारा ऑनलाइन काम समझा कर गया था। उसी से जुड़ी कोई फाइल अद्वैत के स्टडी में पड़ी थी, जिसे लेने जब गई तो नजरें उन किताबों पर थम गई जिन पर धूल की परतें जम चुकी थीं। फिर उन पर लगी मिट्टी को देखकर बोली, ऐसे तो बड़े सफाई पसंद है, फिर यहाँ इतनी गर्द कैसे? ज्यों ही फूंक मारकर हल्की सी मिट्टी उड़ाई तो किताबों का नाम सामने था। किसी गजल का संग्रह लग रहा था। वो तो मिस्टर अस्थाना को ऐसी बुक्स पढ़ने का भी शौक है। इंटरेस्टिंग। वो जैसे ही हाथ बढ़ाकर उसे लेती, पीछे से आवाज आई, उन्हें मत छूना। वो चौंक गई। अद्वैत आ चुका था। ये आपकी हैं? नहीं, रितेश टक्कर गया था। ओबियस है, मेरी लाइब्रेरी में पढ़ी है तो मेरी होंगी। आपको किताबें पसंद है? मुझे पता नहीं था। मुझे और भी बहुत चीज़ें पसंद है जिसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं। ये कहकर वो उसके चेहरे से नजरें चुरा रहा था। ओह, आपकी ये बातें। खैर ये बताइए, इतनी ही सफाई पसंद हो तो यहाँ मिट्टी कैसे? यस, अच्छा सवाल है। पर जवाब में यही कह सकता हूँ कि मुझे पुरानी चीज़ें और पुरानी यादों पर मिट्टी लगाए रखना ही पसंद है। वो क्यों? क्योंकि बिना धूल के हर किसी को उस चीज़ की गहराई का अंदाज़ा नहीं हो सकता। उसके लिए इस धूल का साफ होना ज़रूरी है, और इतना जानने की कोशिश कौन करे? यही जानना है। आपकी बातें इतनी अजीब क्यों होती हैं? वो सिर झटक कर बोली और बिना इजाज़त के ही उनमें से एक बुक निकाल ली। नतीजन उसके हाथ मिट्टी से सन चुके थे। मैंने मना किया था, वो अजीब सा मुंह बनाकर बोला। टेक इट इजी, मिट्टी ही है, कहकर उसने अपनी कुर्ती पर हाथ पोंछ लिए थे। यह दर्द को नागवार गुजरा था। वो उसे कुछ कहता उससे पहले वो बुक लेकर जाती हुई बोली, पढ़कर लौटा दूंगी। मुझसे इजाज़त लिए बगैर कैसे ले जा सकती हो? हर चीज़ की इजाज़त की ज़रूरत हर किसी को नहीं होती। समझ रहे हैं आप? वो भी उसी की तरह गहरी बातें सीख चुकी थी। अद्वैत बातों के पीछे का अर्थ जान चुका था। जाने अनजाने में ही एक किताब को ऊपर से छुआ तो मिट्टी को देखकर उसी का ख्याल आया। मिट्टी ही तो है। पागल है वो सच में। मगर तभी एक डायरी पर नज़र पड़ी तो वह उसे उठाकर अपने कमरे में लेता चला गया था। इसे अद्विका के हाथ नहीं लगने देना चाहता था। दिल की हसरत तो है मुझे जाने, मगर खौफ यह भी है कि जानने के बाद क्या होगा। इसी कसमकस में छुपे बैठे हैं सबकी निगाहों से। वो उसे खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी उसकी नज़र अचानक कैलेंडर पर गई। परसों 25 दिसंबर। ओह गॉड, मुझे जाना होगा। मगर अद्विका, वो, उसे भी तो सब जानना होगा। पर उसे बता कैसे दूँ? क्या करूँ? उसे पीछे छोड़ गया तो वह लास्ट टाइम की तरह कोई ना कोई खुरापात जरूर करेगी और मेरे पीछे चली आएगी, जो उसकी जान के लिए भारी है। तो अब क्या किया जाए? वो सोफे पर से टिकाए सोचने लगा। वहीं दूसरी तरफ अद्विका अद्वैत को इस किताब के जरिए जानने की कोशिश करने लगी। कहीं पढ़ा था कि किसी को जानना है तो उसकी आदतें पहचानो, उसकी पसंद नापसंद देखो, और किसी के ख्याल जानने हैं तो यह देखो कि वो पढ़ता क्या है, लिखता क्या है। उसकी लेखनी उसके बारे में सब बयान कर देगी। जनाब लिखते तो नहीं हैं, पर पढ़ते हैं, यही काफ़ी है। क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं,
पढ़े हुए को भी कितनी बार पढ़ते हैं, ये भी अच्छा तरीका है जानने का। मुझे उनकी पढ़ी किताबें तो पढ़नी ही हैं, साथ ही उन्हें जानने के लिए उन पन्नों पर गौर करना है जिन्हें पढ़ते वक्त मोड़कर छोड़ा गया हो, या जिन्हें पढ़ते वक्त आंखों से कोई कतरा गिरा हो। हाँ, मुश्किल है, क्योंकि मिस्टर आस्थाना जैसे सख्त इंसान के लिए कौन सा गम होगा जो उनकी आंखें नम कर सकता है। वो वहीं बिस्तर पर लेटते हुए बोली, हाँ, अब तक उनकी आदतों को मैं जान गई। झूठे हैं वो, झूठी अकड़ में डूबे रहने वाले हैं वो। मेरे सामने मुझसे बचने के तरीके खोजने वाले हैं, तो मेरे पीछे मुझे सीसीटीवी में देखने के तलबगार भी हैं। हाँ, कल सीसीटीवी वाली बात भी मैं उनसे पूछ कर रहूँगी। वो याद करती है तो याद आता है, एक रोज़ शाम को यूं ही वो अद्वैत के कमरे में गई थी। वहाँ इत्तेफाक से उसका टैब पड़ा था। उसे उठाकर देखा तो लॉक्ड था। हाँ, पासवर्ड क्या हो सकता है, वो सोचने लगी। फिर फुर्ती और ओवर कॉन्फिडेंस से अपना नाम डाल दिया। रॉन्ग पासवर्ड। उसे खुद के दिमाग पर हंसी आई। वो बोली, मैडम इतने खास भी नहीं अभी तक कि आपके नाम को पासवर्ड बनाया जाए। अच्छा, फिर क्या? वो सोच रही थी और 3-4 अटेम्प्ट कर चुकी थी। ओह शिट, इट्स लास्ट चांस। फिर उसने कुछ सोचकर आस्थाना टाइप कर दिया। ये क्या, टैब अनलॉक हो चुका था। वाह, कितना प्यार है अपने सरनेम से, या गुरूर। वैसे सूट भी काफ़ी होता है, अद्वैत अस्थाना। वो उसी के अंदाज में बोली और खुद पर ही हंसने लगी। उसके अनलॉक होने पर अद्विका ने देखा तो देखती रह गई। वो उसी के कमरे की फुटेज देखता था, पर क्यों? ये तो गलत है ना, एक लड़की के कमरे में यूं ताका झांकी करना। उसे गुस्सा आया था, पर दूसरे नज़रिए से सोचा तो जाना उसने कभी गलत नज़र उठाकर देखा तक नहीं। ऐसा इल्ज़ाम लगाना गलत है अद्विका। वैसे सोचा जाए तो एक बात और हो सकती है। वो क्या? वो सोचने लगी। उसका खुरापाती दिमाग बोला, हो ना हो, वो उसके लिए कुछ खास महसूस तो नहीं करने लगा। हाँ, यही होगा। वो खुश होकर टैब छिपाकर अपने साथ ले जाने वाली थी। बस उसकी बुरी किस्मत। अद्वैत तभी आ टपकता है जब वो कुछ तलाश कर रही होती है। उसकी आहट से ही वो कोने में किसी पर्दे के पीछे छुप गई। अद्वैत आदतन आकर बिस्तर पर कोट फेंकता हुआ घड़ी उतारकर कुछ सोचने लगा। टाई की नॉट ढीली करते हुए उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। फिर वो फ्रेश होने चला गया। अद्विका निकलने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि उसकी कुर्ती कहीं अटक चुकी थी। वो उसे निकालने की जद्दोजहद में ही थी कि कुछ ही देर में अद्वैत बाहर वापस आ गया। आईने के सामने खड़ा, गीले बाल झटकता हुआ वह दिलकशी की हदें पार कर रहा था। गनीमत थी कि उसने बाथरोब तो पहना हुआ था, वरना क्या ही होता। सोचकर ही अतुका को अचानक से कमरे का तापमान बढ़ा हुआ सा महसूस होने लगा। बरबस उसके मुंह से उफ निकल गया और अद्वैत के तेज कानों में यह लफ्ज गूंज गया। वो उसी अदा से मुड़ा। अद्विका देखती रह गई। हल्की दाढ़ी में उसका चेहरा अलग ही फबता था। उसकी कंजी आंखें सैकड़ों सवाल और ख्याल लिए रहती थीं, जिन्हें करीब से देखने और देखते ही रहने की तलबगार अब वो दिन ब दिन बनती जा रही थी। उसके माथे पर बिखरे बालों के छोर से टपकती पानी की बूंदें उसे और भी हसीन बना रही थीं। वो वाकई देखने योग्य था, इतना कि वो उसमें खो ही चुकी थी। वो भी इस तरह कि उसे पता भी नहीं चला कि वो चलते चलते कब उसके पास आ खड़ा हुआ। मिस अद्विका, वो उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाकर बोला। हैं? वो अब जाकर होश में आई थी। वो निकलने की जल्दी में ये भी भूल गई कि उसकी कुर्ती अब भी फंसी हुई थी, जिसे निकालने के लिहाज से ही वो अब तक यहाँ थी। वो बस भागने के चक्कर में झटके से अलग हुई तो कुछ फटने की आवाज़ पर उसकी आंखें बंद हो गईं। अद्वैत उसे देखता रह गया। वो फुर्ती से दीवार से जा चिपकी और अपने चेहरे को हाथों में छिपाए खड़ी हो गई। अद्विका का यह रूप भी देखने लायक था। जोर से आंखें मीचे खड़ी, वो बहुत क्यूट लग रही थी। अद्वैत भी उसकी शकल पर हौले से मुस्कुराया था। फिर उसे देखते हुए ही उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ कर लिया। उसकी कुर्ती की एक आस्तीन हल्की सी फट चुकी थी।
अद्विका की सांस अटक गई। वो बिना उसे देखे ही जाने लगी, पर तब तक अद्वैत से टकराकर उसी की बाहों में झूल गई। अद्वैत के गीले बालों की बूंदें उसके चेहरे पर छिटक चुकी थीं, जो अजीब सा एहसास करा रही थी। अचानक ही दिल की धड़कनें बढ़ती घटती सी महसूस हो रही थी। कितनी चालाक हो ना तुम, पर उससे भी ज्यादा भोली। वो उसके चेहरे को देखकर बोला। क्या मतलब आपका? वो उसी स्थिति में बोली। हर रोज ये क्या करती रहती हो तुम? एंड बिग थिंग, तुम्हारी हरकतें अब तो मुझे गुस्सा भी नहीं दिलाती हैं। वो बहुत आराम से बोला। इतने वक्त में आज पहली दफा उसका लहजा उसके प्रति इतना नर्म हुआ था। अच्छा, फिर क्या करती है? वो खड़ी होती हुई बोली। अब हंसने की बारी अद्वैत की थी। कुछ नहीं, जाओ यहाँ से, वो मुंह फेर कर बोला। ऐसे कैसे, बताओ। वो उसके सामने जाकर खड़ी हुई। तो मेरी इजाजत के बिना मेरे रूम में बहुत आने लगी हो, वो झूठी अकड़ में आकर बोला। वो अटक कर रह गई। ज्यों उसके कपड़ों पर नजर पड़ी, अद्वैत अपना बाथरोब का बेल्ट खोलने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? वो झटके से पलट गई। चुप, अपना दिमाग मत लगाओ। तुम्हारी कुर्ती फट चुकी है। अच्छा नहीं लगेगा यहाँ से यूं जाओगी तो। मुझे आपका बाथरोब नहीं चाहिए। क्यों, हिम्मत नहीं है? कैसी हिम्मत? मुझे बिना। चुप, मैं मैनेज कर लूंगी, कहकर वो आईने में देखकर अपना जूड़ा खोलती हुई अपने बालों से एक कंधा छुपाकर बोली। मुझे आपकी जरूरत नहीं है। वो मुंह बनाते हुए भाग चुकी थी और अद्वैत उसके जाते ही आईने में देखने लगा। खुले बालों में कितनी खूबसूरत दिखती है वह। वो बालों को झटकते हुए बोला। उसका आईना भी आज खुद पर इतरा रहा था, क्योंकि उसमें अद्विका का अक्स जो समा चुका था। यूं तो अद्वैत को आईने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, मगर आज उसने कई दफा आईने को देखा था। वहीं अद्विका अपनी बेकाबू धड़कनों को संभालती हुई कमरे में पहुंची और बिस्तर पर लेट गई। उसे यह ख्याल भीतर तक गुदगुदा रहा था। अद्वैत का अंदाज उसे कुछ नहीं, बहुत कुछ महसूस कराने लगा था। उनकी आंखों में इतनी हसरतें हैं, इतने सवाल, इतने ख्याल। उनके करीब जाने पर दूर छिटकने तक का होश नहीं रहता। ये कौन सा जादू टोना कर रहे हैं वो? फिर वो उनकी कंजी आंखें, जो बताती कम है और छुपाती बहुत कुछ है। मुझे पढ़ना है उनको, उनके करीब जाना है। और उसी वक्त वो रुकी और अपने दिल पर हाथ रखकर बोली। ये इतना तेज क्यों धड़क रहा है? सोच कर ही वो सोच के उस पहलू में पहुंच गई जहां वो उसके करीब था। याद करते ही वो खुद से ही सवाल करने लगी। उफ, कोई इतना हसीन भी कैसे हो सकता है? मतलब भगवान पूरी तरह से मेहरबान है अद्वैत अस्थाना पर। हसीन चेहरा, कातिल निगाहें, खामोश फिर भी शोर मचाते लब, बोलती आंखें, मगरूर शख्सियत, उनका वो अंदाज। दुनिया के लिए भले ही पत्थर का दिल लिए फिरते हों, मगर मेरी करीबियत से उनमें धड़कनें आ ही जाती हैं, तो कोई चाह के भी खुद को रोक ना पाए उनकी ओर खींचे चले जाने से। तो तुम भी खुद को रोक कहाँ पाई हो, है ना? दिल की गहराइयों से सवाल आया। हाँ, नहीं रोक पाई ना, और ना ही रोकना चाहती हूँ, वो खोई हुई सी सवाल का जवाब देती हुई बोली। उसे अपनी भावनाओं को लेकर आज अपना विश्वास प्रगाढ़ हो चुका था। अद्वैत आम था ही नहीं, तो अद्विका के लिए आम कैसे हो सकता था? वो खास से भी सीधा ऊपरी पायदान पर पहुंच चुका था, जिसकी घोषणा उसने फिलहाल धीमे ही की हो, मगर ये आने वाले वक्त में खूब शोर मचाने वाली थी। व्हाट द हेल आर यू डूइंग, रितेश? वो अचानक ही उस पर भड़का था। सर, स्टॉप। यू नो वेरी वेल, मुझे गलती के बाद दी जाने वाली एक्सप्लेनेशन से चिढ़ है। पर एक बार मेरी बात हो। वो खुद को डिफाइन भी नहीं कर पाया। यू मे गो नाउ। उसने सटीक लहजे में उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया था। रितेश भी चुपचाप वहां से निकल गया। शायद अद्वैत आज काफी गुस्से में था। उसके जाने के बाद अद्वैत जोर से लैपटॉप बंद करते हुए खड़ा हो गया। उसे रात की कॉल वाली बात याद आ रही थी। कल ही 25th है और उसके जाने में एक बार फिर अड़चनें आती दिख रही थी। हाउ इज़ पॉसिबल? वो झल्लाकर फ़ोन पर बोला था। सर, मैं समझ सकता हूँ, बट शट अप। कुछ नहीं समझते आप, ना ही कोई और समझेगा। अपनों का ना होना अलग बात है, और उनके होते हुए उनसे दूर रहना बहुत अलग। मिस्टर अस्थाना, उनके पास मौका है तो वह इस्तेमाल करेंगे ही। पर आप इस बार
नो, मैं पहले भी उसी की वजह से रुका हुआ था, बट इस बार नहीं। इस बार मैं जाऊंगा। जाना कैसे होगा वो आप देखेंगे। और आखिरी बात, मुझे ना का कॉल नहीं आना चाहिए। उसने ज़ोर से टेबल पर फ़ोन पटक दिया। वो पूरी रात का सोया नहीं था। एक नई मुश्किल उसका रास्ता देख रही थी जैसे। ये जो बीते दिन अदुका के साथ से कुछ हल्के होने लगे थे, अब इस मुश्किल से फिर से असरदार होने लगे थे। यही वजह थी अद्वैत के गुस्सा होने की। रितेश पर गुस्सा निकला, वो अलग। वो तो आज सुबह ब्रेकफास्ट की टेबल पर अद्विका से भी झगड़ा कर उठा था, और उस वक्त भी बात इतनी बड़ी कहाँ थी। वो सोचता है तो खुद को गिल्टी महसूस करता है। आखिर क्या गलती थी उसके सवाल में? उसका सवाल पूछना तुम्हें गलत लगा ही कैसे? तुमने ही तो ये हक दिए थे उसे इतने दिन से। उसने जब उनका इस्तेमाल कर ही लिया तो चिल्ला कैसे उठे तुम? मिस्टर अस्थाना, सबकी अपनी लाइफ होती है, अपने राज होते हैं, और वो किसी इंसान मतलब मर्द औरत से जुड़े भी होते ही हैं। हाँ होते हैं। सो? उसने उसे घूरा। तो आपकी ज़िंदगी में आने वाली किसी औरत के बारे में बताइए, अद्विका ने संजीदगी से पूछा। उसी वक्त अद्वैत ने नाश्ते की प्लेट किनारे कर दी थी, जिसके पास ही में रखा सूप का बाउल अद्विका के हाथ से जा लगा कि गर्म सूप उसके हाथों पर छलक गया। वो उफ करके रह गई। तब तक पास खड़ी रजनी उसे देखने आ गई थी, और अद्वैत भी टिश्यू पेपर देता हुआ खड़ा हुआ था, पर अद्विका ने हाथ के इशारे से रोक दिया। ज़रूरत नहीं है सर, ना ही आपकी सिंपैथी की, ना ही आपके जवाब की। वो उसी पल टेबल से उठकर जा चुकी थी। अद्वैत की माथे की नसें तनने लग जाती हैं जब वो उसे इस तरह के जवाब देकर जाती है, पर उसे बुरा भी लगने लगता। एक सवाल ही तो था, जवाब नहीं देना था तो साफ मना कर देता। यह कौन सा तरीका था जवाब से इनकार का? वो उसी वक्त दंदनाता हुआ ऑफिस के लिए निकल गया। अब कुल मिलाकर बात उसी फ़ोन कॉल पर अटकी थी। वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, यहाँ आकर बेबस हो जाया करता था। उसे डर था कि ना का फ़ोन उसके पास ना आ जाए। इसी चक्कर में उसने फ़ोन ही बंद करके रख दिया और रितेश के साथ किसी साइट को देखने चल दिया। रास्ते में रितेश से नॉर्मल होकर बात करके यह एहसास कराया कि वो गिल्टी है। रितेश भी उसे अब इतना तो जानता ही था कि बिना बात किए भी उसे और उसकी बोली जाने वाली बातों को समझ सके। कुछ देर तक सब ठीक था। वो शाम तक खुद को मीटिंग्स में बिजी रखने में कामयाब भी रहा। दिन निकल गया। रितेश को कहीं जाना था तो वो बीच में ही उतर गया और आते वक्त अद्वैत ड्राइव करने लगा। अचानक ही म्यूजिक प्लेयर पर हाथ चला गया। काफ़ी वक्त बाद उसने म्यूजिक प्लेयर ऑन किया था। गाने उसे ज़्यादा पसंद थे ही नहीं, वो पुरानी गज़लों का दीवाना था। सोचते हुए ही उसने अपनी मनपसंद गज़ल लगा ली। कैफ़ी आज़मी की यह गज़ल उसे खुद से इत्तेफ़ाक रखती महसूस हो रही थी। उसके ख़्यालों में बहुत सारे ख़्याल एक साथ आ रहे थे, जिनमें यकीनन अब अद्विका भी शामिल थी। वो उसे सब बताने के बारे में सोच रहा था। गाड़ी रोकी तो घर आ चुका था। फिर घर आने के बाद से ही वो बाहर लॉन में आकर अकेला बैठा था। दिसंबर की तीखी सर्द हवाएं उसे महसूस ही नहीं हो रही थी जैसे। पर अद्विका क्वार्टर रूम की खुली खिड़की से उसे देख रही थी, पर कुछ भी पूछने से डरती थी। वो उसके खुद से बताए जाने के इंतज़ार में थी। इसी तरह रात हो गई, तभी उसने पर्दे को किनारे करते हुए दोबारा बाहर झाँका। वो अब वहाँ नहीं था। ज़ाहिर था वो अंदर जा चुका था। वो उससे बात करने के लिए उसके घर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर पहुँच गई। तभी वह अद्वैत को घर के तीसरे फ्लोर, जो कि खाली सा ही रहता है, पर जाते देखती है। अद्विका ने अपनी मौजूदगी के इतने दिनों में कभी अद्वैत को इस तरह नहीं देखा। हाँ, वो कभी कभार पी लेता था, पर आज उसके हाथों में शराब की बोतल थी। वो सुबह से ही परेशान सा था, और ऑफिस से लौट कर भी तो सीधा कमरे में घुस गया। अब जब वो निकला तो उसका पीछा करते हुए वो एक कमरे के सामने रुकी, जिसका दरवाज़ा बंद था, पर कान लगाने से सब सुना जा सकता था। वो वहाँ खड़ी सब सुनती जा रही थी। अद्वैत अंदर किसी से बात कर रहा था। अद्विका को भ्रम हुआ कि शायद वो फ़ोन पर बात कर रहा था, पर इस वक्त किससे और इस कमरे में आकर क्यों? फिर भी किसी की निजी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए, यह सोचकर उसने जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि अद्वैत की बातें सुनकर वो वहीं रुक गई। ज़िंदगी जिन्हें सब कुछ देती है, उन्हें शिकायत रहती है और भी ज़्यादा पाने की।
पर यहाँ मैं इतना बदनसीब हूँ कि मेरे हिस्से दुनिया जहान की तमाम दौलत, नाम, रुतबा, इज्जत, ऐशो आराम सब है। फिर भी मुझसे गरीब इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पास रिश्ते नहीं हैं, मेरे अपने लोग नहीं हैं। थे भी तो ऊपर वाले ने बेदर्दी से छीन लिए और मुझे अकेला कर डाला इस भरी दुनिया में। अधिका को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी और से नहीं अपने आप से बातें कर रहा था, या किसी को सोचकर, किसी की उपस्थिति को मानकर हाले दिल बयान कर रहा था। उसकी आवाज़ में दर्द था, तड़प थी, एक टीस थी जो अधिका को बाहर खड़े हुए भी महसूस हो रही थी। उसके हाथ खुद ब खुद ही दरवाजे पर चले गए। उसका खुद का दिल भी भर आया था। वो वहीं खड़ी रही, जैसे अद्वैत के अबोले अल्फाज कान से नहीं दिल से सुन रही हो। वो भी तो यही चाहती थी। उसकी तो शुरू से यही तमन्ना थी कि अद्वैत खुलकर उसके सामने अपनी बात कहे। वो कहे कि उसकी ज़िंदगी में क्या कमी है, उसकी ज़िंदगी का खालीपन किस वजह से है, क्यों वो इस किस्म का है, क्यों वो इतना टूटा हुआ है, क्यों वो शक्ति का लिबास ओढ़े बैठा है। अद्विका तो तैयार बैठी थी अपने हाथ आगे बढ़ाए, पर अद्वैत ने अपनी तरफ से एक कदम भी कब बढ़ाया था। पर आज वो अनजाने में ही सही, पर कुछ तो कह रहा था। वो ये मौका नहीं गंवाना चाहती थी, वो बस उसे सुनना चाहती थी। अद्वैत अचानक सिसकी लेते सुनाई पड़ा तो अद्विका के दिल पर कई बार एक साथ हुए जैसे। वो बंदा जो रो रहा था शायद जानता भी नहीं था कि रोया कैसे जाता है, रोना कहाँ किसे जाता है, क्योंकि वो सारे एहसास दफन कर चुका था। उसने सिर्फ गुस्से, अकड़ और नफरत के एहसासों के ही कुछ अवशेष बच पाए थे। वो भी अब झूठे से लगते थे। उसने दोबारा बोलना शुरू किया। बहुत याद आती है तुम्हारी, बहुत। मेरी ज़िंदगी के तमाम, मैंने बिजनेस में अब तक चाहे जितने भी नुकसान देखे हों, कितने ही घाटे झेले हों, पर तुम मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस हो। यू आर बिगेस्ट लॉस इन माई लाइफ। वो कहते हैं ना, खजाने की कीमत उसके खो जाने पर ही पता लगती है। तो तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खजाना हो, जिसकी कीमत मैंने रहते हुए नहीं जानी थी, जिसके लिए आई एम सॉरी, सो सॉरी। उसकी घुटी सी आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे घुटनों में सिर दिया हो, और अद्वैत अंदर किसी तस्वीर को देखकर रो रहा था। आई मिस यू, आई। वो जैसे ही आगे कुछ बोलता या किसी को नाम पुकारता, अद्विका के हाथ से पास में ही पड़ा कोई बांस गिर गया, और अद्वैत नशे में होने पर भी होश में आकर चुप हो गया। उसे अपने आसपास होने की आहट नींद और नशे में भी हो जाया करती थी। वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी मर्जी के बगैर उसे कोई इस हालत में देखे। वो चौकन्ना हो गया। उसने बिना देरी करते हुए दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। सामने तो कोई भी नहीं था। वहीं अद्विका कमरे से सटे हुए बड़े से पिलर के पास सांसें रोके खड़ी थी। उसके जिस्म से जैसे जान निकलने वाली थी कि आज अगर अद्वैत ने उसे देख लिया तो मार ही डालेगा। यह वाकई उसकी ज़िंदगी का सबसे निजी और गंभीर मुद्दा था, जिसमें वो जानबूझकर सेंध लगाकर बैठी थी। उसकी इस गुस्ताखी पर अद्वैत जाने कौन सी सज़ा देगा उसे। अद्वैत ने अपने 2 कदम पीछे बढ़ाए और फिर पिलर के पीछे खड़ी अद्विका को निकालते हुए सामने की दीवार से लगा दिया। उसने अपने आसपास हमेशा सन्नाटा ही महसूस किया था, तो इन सबके बीच अचानक किसी शख्स की आहट का अंदाजा होना तय ही था। अद्वैत ने शराब की बोतल वाले हाथ से ही अद्विका का चेहरा थोड़ी उठाकर ऊपर किया था। उसकी धड़कनें डर के मारे तेजी से चल रही थीं, जो अद्विका के साथ साथ अद्वैत भी आसानी से सुन पा रहा था। अद्विका ने अपनी आंखें खोलने की हिमाकत की और अद्वैत को देखने लगी। उसकी कंजी आंखें नशे और गुस्से के चलते बेहद लाल हो चुकी थीं। उसकी सूजी आंखें साफ बता रही थीं कि वो अंदर कितना रोया था। उसके लिए आज उसे पहली दफ़ा हमदर्दी का भाव महसूस हुआ था। अचानक शराब की बू से उसने अपना मुंह फेरना चाहा, पर अद्वैत तो उसके और करीब आ गया था। उनके बीच का फासला कम होता जा रहा था। अद्वैत गुस्से से लंबी सांसें भरे जा रहा था। वहीं अद्विका तो सांस लेने के नाम पर बस हवा ही निकल रही थी। अद्विका को लगा जैसे उसका दिल उछलकर उसके गले में धड़कने लगा था। उसने जल्दी से मुंह घुमा दिया। तभी अद्वैत उसके कानों के पास आकर फुसफुसाया, मिस अद्विका खन्ना, मेरे बारे में जानने की कुछ ज़्यादा ही डेस्परेशन है ना तुम्हें, कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए, क्या कमी है मेरी लाइफ में। उसकी आवाज़ में शराब से कहीं ज़्यादा नशा था। वो बहुत धीमे मगर हर एक लफ्ज़ को चबा चबा कर बोल रहा था। मेरे बारे में जानना है तो चलो शुरुआत यहीं से करते हैं। इतना कहकर
उसने उसके चेहरे पर एक उंगली फिराई थी। बस उन्हीं पलों में अद्विका की जान पर बन आई थी। उसे अपने यहाँ होने पर हद से ज़्यादा अफसोस होने लगा था। उसने अपनी आंखें मूंद लीं। मोहब्बत का तलबगार हूँ मैं, यह कहते हुए उसके होंठ उसके कानों से जा टकराए थे और अद्विका के कान जल उठे। अद्वैत के मुंह से मोहब्बत लफ्ज़ सुनना ही जैसे बहुत बड़ी बात थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी देह में अजीब सी सिहरन होने लगी। सर्द रात में भी उसे तपन महसूस होने लगी थी। आज पहली बार अद्वैत उसके इतने करीब आया था। अद्विका से ना तो सांस लेते बन रहा था और ना छोड़ते। उसने हवा निकालते हुए ही कहा, सो सॉरी। वो जाने लगती है, पर अद्वैत की पकड़ मजबूत थी। वो नशे में था, वो यहीं नहीं माना। उसने गहरी नज़र से अद्विका के चेहरे को देखा। बस उन्हीं पलों में उसकी आंखों में आए हर एक भाव पल भर में बदल चुके थे। फिर अपने आप को कमज़ोर पड़ता देख उसने अपना सिर अद्विका के कंधों पर टिका दिया और अद्विका की सांसें उन्हीं पलों में अटक गईं। वो नींद में था या नशे में चूर, ये कहना बेहद मुश्किल था, पर जो भी अद्विका के लिए यही सही था। वरना आज होशो हवास में होता तो वह अद्विका की इस गुस्ताखी पर उसकी जान ही ले लेता। वो दुबले पतले शरीर वाली लड़की थी। उससे अद्वैत जैसा फिट बंदा संभल नहीं रहा था। फिर भी उसने उसे कंधे के सहारे उसके रूम तक पहुंचाने का जिम्मा लिया। वो जाते हुए उस रहस्यमयी कमरे में जाना चाहती थी, पर अद्वैत ने अचानक ही उसकी कमर में घेराव डाल दिया। वो अपने जज्बातों को, अपने आप को और अपनी बाहों के घेरे में मौजूद अद्वैत को पकड़ती हुई उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। अद्वैत के कमरे में पहले से ही घूप अंधेरा रहता था। सर्द रात में सिर्फ उसके कमरे की टेरेस की तरफ जाने वाला दरवाज़ा खुला था, जिससे हल्की सी रोशनी आ रही थी। साथ ही आ रही थी सर्द हवाएं। अद्विका ने अद्वैत को लिटाकर वो दरवाज़ा बंद किया। फिर उसके जूते उतार कर उसे कंबल उड़ाकर जाने का इरादा किया ही था कि तभी अद्वैत ने उसे अपनी तरफ खींचा और वो उसके सीने से जा लगी थी, जहाँ पहली बार चलती धड़कनों का सुर सुनाई दे रहा था। उसकी हथेली उसके दिल की जगह पर रखी थी। उसे आज महसूस हुआ कि उसके सख्त सीने में वाकई एक दिल है जो धड़कना जानता है। अद्विका उन्हें कान लगाकर सुनना चाहती थी, मगर इस वक्त हालात कुछ ठीक नहीं थे। वो उसकी शख्सियत से पहले भी वाकिफ थी कि वो उसे अपनी ओर खींचने में पूरी तरह सक्षम था, और आज तो फिर वो अपने होशो हवास में ही नहीं था। तो कुछ भी हो सकता था, या कहीं उसके जज्बात ही क्यों ना बहक जाएं। वो झट से उसे अलग होकर जाना चाहती थी, पर अद्वैत के इरादे आज कुछ बदले से थे। उसने अद्विका के चेहरे को बंद आंखों में ही महसूस किया और उसके होठों पर उंगली फिराने लगा। तभी अद्विका ने उसे रोक दिया। सर, आप नशे में हैं। वो नशे में चूर होने की वजह से ये जान ही नहीं पाया कि वो क्या कर रहा था। वो शराब का आदी था, पर उसकी कमजोरी यह थी कि शराब में रोने पर उस पर नशा सवार होने लगता, और वो भी इस कदर हावी होता कि उसे मालूम ही नहीं रहता। वो अपनी हद में रहते हुए और अद्विका के टोके जाने पर भी उसके चेहरे को अपने करीब ले आया था और बंद आंखों से ही उसके गालों पर अपने होठ रख दिए। इधर बेचैनी इस कदर बढ़ चुकी थी कि अद्विका को सांस लेना मुश्किल लग रहा था। वो अपनी सांसें रोके यूं ही पड़ी रही, पर जब अद्वैत शांत हुआ तब उठकर जाना चाहा। तभी उसने उसका हाथ पकड़ लिया। हे, डोंट लीव मी। अद्विका, उसने रोकने के लिहाज से रिक्वेस्ट करते हुए उसे पहली दफ़ा नाम से पुकारा था। वो भी इसी इंतजार में थी, रुक गई और वहीं बैठ गई। अद्वैत उसके पास होने के एहसास से ही खुश होकर उसकी गोद में ही सो गया था। उसकी आवाज़ में एक गहरी तड़प थी जो उसके भर्राए गले के जरिए बाहर आई थी। यू नो, मैं बहुत अकेला हूँ, इस घर में, इस दुनिया में और अपने आप में। मुझे चाहिए कोई जो मुझसे ज़्यादा मेरा हो, मेरे मुकाबले का कोई जो आ जाए मेरी लाइफ में। और इस बार अद्विका ने पूछा, और रह सके मेरा बनकर। इतना कहकर वो फिर उसके हाथों को चूमने बढ़ा था, पर अद्विका ने उसके लबों पर अपनी हथेली रख दी और उसे वहीं रोक दिया। अद्वैत भी मुस्कुराता हुआ सो गया। अद्विका उसे देखती रही। उसे इंतजार था कि वो उससे आगे भी कुछ बताएगा अपने बारे में, पर वो सो चुका था। खैर, अद्विका फिर भी एकटक उसे यूं ही देखती रही। उसके लिए ऐसे पल बहुत मिन्नतों के बाद आए थे, जहाँ अद्वैत उसके इतने करीब था। वो उसकी गोद में बेफिक्र सोया हुआ था। उसकी मासूम सी सूरत पर वो अपना दिल एक बार फिर हार बैठी थी। उसके बिखरे बाल उसके चेहरे को देखने के लिए और देखते ही रहने के लिए उकसा रहे थे। अद्विका ने हिम्मत करके उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरा था। उसका चेहरा गर्म हो चुका था, आंखों के कोर अब भी गीले ही थे।
और शिकायतें करने वाले सुर गुलाबी लब अभी खामोश थे। अद्विका को जानने क्या ही सूझा, उसने आगे बढ़कर अपने होठ उसकी आंखों पर रख दिए और उनसे आंसू की बूंदें चुन लीं, जैसे हमेशा से उसके दर्द को यूं ही आत्मसात करने की तलबगार रही हो वो। मिस्टर अस्थाना, आपका हर गम सुनने को कब से तैयार हूँ। अब तो आपका गुस्सा झेलने की हिम्मत भी बटोरना सीख चुकी हूँ। आपकी झूठी अकड़ और नफरत की आदी हो चुकी हूँ। इतनी कि मोहब्बत होने लगी है आपकी नफरत से। मगर ये अब भी जानना चाहूँगी कि ऐसा कौन सा गम है जो आपको रुला गया। वो हर बात जानना चाहती हूँ। आपकी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े पहलू को विस्तार से सुनना चाहती हूँ। आपकी बनना चाहती हूँ, आपको अपना बनाना चाहती हूँ। यह कभी सामने से मेरे मुंह से नहीं सुन पाएंगे आप, क्योंकि आप क्या महसूस करने लगे हैं पहले वो जानना है मुझे। आपकी ज़िंदगी में मेरी जगह, मेरी अहमियत देखनी है पहले मुझे। हाँ, मगर ये एहसास, जज्बात आपके लिए कभी बदलेंगे नहीं। पर आप क्या महसूस करते हैं, ये जानना है मुझे। उसी के बाद ही मेरी मोहब्बत को लफ्ज़ मिलेंगे। तब तक के लिए खामोशी रहूँगी मैं। अद्विका उसके वजूद का पूरा मुआयना कर रही थी, जैसे बरसों से यही ख्वाब था उसका। उसके बालों में उंगलियां फिराना जैसे उसका ड्रीम कम ट्रू वाला पल हो गया था। अभी अगर ये नशे में होते ना, तो किस तरह देखते मुझे और कहते, आजकल मेरे बहुत करीब आने लगी हो तुम मिस अद्विका। उसी पल मैं आपकी और ज़्यादा करीब जाती और पूछती, क्यों घबरा रहे हो मेरी करीबियत से। वो दोनों के सवाल जवाब खुद ही दे रही थी और अंदाज लगाए जा रही थी उसके गम की वजहों की, जिनमें से एक औरत का होना उसे खटका। कौन हो सकता है इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान? है तो कोई शख्स ही। कहीं इनकी लाइफ में सच में कोई औरत? तभी है मुझसे। और वो कोई है भी तो कहाँ? इन सब का जवाब तो यही दे सकते हैं। वो सोचती ही उठ रही थी, क्योंकि पूरी रात यहाँ रुकना ठीक नहीं था। मगर अद्वैत ने नींद में ही उसका हाथ नहीं छोड़ा था, तो वो वहीं उसके पास बैठ गई और बेड के पीछे की तरफ सिर टिका दिया। सुबह जब अद्वैत उठा तो उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। कल रात उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। उसने रूम बेल बजाकर महेश को बुलाया ही था कि उसे अपने बिस्तर के किनारे किसी और के होने का एहसास हुआ। वो उन्नीदी सी आंखों से उसे देख रहा था कि उसे यकीन नहीं हुआ। तुम? वो जोर से चिल्लाया। उसकी नींद और नशा दोनों रफू चक्कर होते नजर आए थे। इधर बगल में लेटी अद्विका की नींद टूट गई और वो जल्दी से खड़ी हुई और खुद को ठीक करने लगी। आप? शट अप! क्या कर रही हो यहाँ? वो आदतन बिना उसे सुने ही उस पर हावी होने लगा। वो कल आप? अद्विका भी कुछ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि अगर बात निकलती तो वह पूरी बात पूछता। इनके पीछे की कसूरवार वही थी। लेट मी रिमाइंड, वो सोचने लगा। वो रात को परेशान था और उस कमरे में गया था। उसके बाद वो तस्वीर के साथ बातें करके मन बहलाने की कोशिश कर ही रहा था कि किसी के होने का एहसास हुआ। वो यही थी। इसने सब सुना होगा कि नहीं, पर वो वहाँ कर क्या रही थी और अभी यहाँ क्या कर रही है? उसे सच में कुछ याद नहीं आ रहा था। शराब में मैंने कहीं इससे अपनी पर्सनल लाइफ की बातें? नहीं। अद्वैत अस्थाना नशे में भी होश रखता है। मैंने कुछ नहीं कहा होगा उसे। फिर ये यहाँ कैसे? वो बाल नोचे खड़ा हो गया। वो कल मैं अद्वैत खुद डर रहा था कि कहीं उसने सब सुना तो नहीं। वो पलटकर अपनी बात कह रहा था। जैसे ही उसका लहजा बदलता देखा, वो नॉर्मल हो गई और अब की बार गंभीरता से बोली, मिस्टर अस्थाना, मुझे हर बार कसूरवार ठहराते हैं आप। कल गलती आपकी थी। आप ही? क्या? क्या गलत किया मैंने? उसने पलटते हुए पूछा। कल रात को आप नशे में लड़खड़ाकर इधर उधर गिर पड़ रहे थे। और और क्या किया मैंने? और आपने मुझे बताया? क्या बताया? यही कि वो इसी अंदाज में बोली जैसे किसी गहरे राज से पर्दा उठा रही हो। इसे वो झुंझला उठा था। स्टॉप! बातें बनाना छोड़ दो। मुझे अपनी लिमिट्स पता है। पर तुम? एक्सक्यूज मी सर, मैं तो आपको आपकी सही जगह लाई थी। तुम मुझे यहाँ लाई? कहीं मुझे नशे में देखकर तुम्हारे ही इरादे? वो उसी अंदाज में बोला तो अद्विका की कपकपी छूट गई। वो झट से पलट गई। मैंने कुछ नहीं किया। पर आपने? वो उसकी बीती वाली रात की हरकतें जाहिर करने ही वाली थी कि अदर्त उसके और पास आ गया। उसके बिखरे बाल उसे मासूम बना रहे थे। कंजी आंखों में भले ही शराब का नशा उतर चुका था, मगर फिर भी वो नशीली लग रही थी। चेहरे का मुआयना करते हुए जो ही उसकी नज़र उसके होठों पर पड़ी थी, अचानक ही वो लम्हा जहन में होकर गुजरा। अगर मैंने न रोका होता
तो कल रात इन्होंने मुझे, वो अपने ख्याल में थी कि वो खुद से बात कर रही थी, पर असल में वो ये सच में बोल गई। अद्वैत के कान खड़े हो गए। अब उसके जहन में रात के कुछ पल पल भर में आकर गुजरे थे, जिनमें अद्विका के साथ वो काफ़ी नज़दीक था। अब उसे याद आया वो सच में उसके करीब था। वो उसे देखता हुआ उसे कुछ और पूछता, तभी महेश काका उसे मोबाइल फ़ोन पर नींबू पानी पकड़ाकर चले गए। मुझे भी चलना चाहिए। महेश काका के सामने उसे खड़े रहना भी अजीब लग रहा था। वो भी जाती उससे पहले अद्वैत गिलास को दूर फेंक कर बोला, रुको। उसने उसकी कलाई पकड़ ली थी। फिर महेश काका की तरफ मुड़ गया। काका, बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत की है आज आपने। क्या? कौन सी साहब? वे सहम चुके थे। टुडे इज 25th एंड लुक एट माई फ़ोन। वो फ़ोन उसके सामने करते हुए बोला, जहाँ अलग अलग नामों से बहुत सारे मिस्ड कॉल थे। सर आप, वो बोलने में हिचक रहे थे। यस कंप्लीट। उसे पूरी बात सुननी थी। आप सो रहे थे। ओह गॉड, व्हाट द सिली रीज़न। और मैडम भी आपके साथ ही थी तो? महेश काका ने डरते हुए बात पूरी कर दी तो अद्विका की जान ही निकल गई। उसने आंखें मींच ली। उसे मालूम था बात उसी पर आनी थी। अद्वैत ने काका की बात पूरी होते ही मुड़कर जलती हुई नज़रों से उसे घूरा था। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ। क्या? वो उसके मौसमी मिजाज को देखकर सहम चुकी थी। कुछ देर पहले उसका रवैया कैसा था और अचानक से ही वो किस तरह बर्ताव करने लगा था। बस यही सबसे बड़ा ऐब था उसमें। लुक एट द टाइम मिस खन्ना। वो उसे फ़ोन दिखाकर बोला। 12 o'clock। वो धीरे से बोली। यस, 12 बज रहे हैं दोपहर के। फॉर द फर्स्ट टाइम मिस खन्ना, मैं आज जा नहीं पाया। एंड कोई नॉर्मल बिजनेस मीटिंग नहीं मिस हुई मेरी, जो अदर्थ अस्थाना कहेगा कि कल दोबारा हो जाएगी। इट्स डैम पर्सनल। यू डोंट हैव एनी आइडिया। वो उसके करीब आकर बोला। उसकी दिमागी नसें तनने लगी थीं। कहाँ? वो कांप रही थी, पर फिर भी पूछ बैठी। उसकी जिज्ञासा अब तक शांत कहाँ हुई थी। बोर्डिंग स्कूल। वो जोर लगाकर बोला। कौन सी? कौन है वहाँ आपका? वो बिना घबराए उसे पूछने लगी। शट अप, जस्ट शट अप, एंड इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इनफैक्ट डोंट टॉक टू मी। उसने उसका हाथ झटक दिया था। वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, नतीजन लड़खड़ा गई। सर, चुप, बिल्कुल चुप। इनफैक्ट गेट आउट। चली क्यों नहीं जाती तुम यहाँ से? यहीं से नहीं, बल्कि मेरे रूम से, मेरे घर से और मेरी ज़िंदगी से। वो बेशुमार गुस्से में गरजा था। इस बार अद्विका को भी गुस्सा आ गया था। वो भी कितना बर्दाश्त करे। आखिरी बातों पर उसकी आंखें नम होने लगी थीं। उसे अंदाजा नहीं था कि अद्वैत उसे जाने को कह देगा, वो भी इस तरह, काका के सामने। काका तब तक सिर झुकाए जा चुके थे। उन्हें शायद बहुत पहले चले जाना चाहिए था। इस बार अद्विका आंखों के कोर बेपरवाही से साफ करती हुई सख्ती से बोली कि शायद दूसरी बार में अद्वैत अपने शब्द सही तरह से इस्तेमाल कर ले। सोच समझ कर बोलिए मिस्टर अस्थाना। बोले हुए अल्फाज कभी दोबारा नहीं जाते। मुझे अफसोस भी नहीं है। वो मुंह फेर कर तेवर से बोला। वो डबडबाई आंखों से देखती रह गई। सारी की सारी भावनाएं धरी की धरी रह जाती हैं जब वो अपनी शक्ति पर उतर आता है। अहम और गुरूर का बना पुतला था वह। उसमें बोलने का सलीका आज भी नहीं था। आद्यका को एहसास हुआ कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, पर वो कुछ कर भी नहीं पाएगी। नहीं, खामोशी से यहाँ से चली जा और देखना अद्वैत रोकेगा। दिल से जवाब आया। अद्वैत सिर पकड़े बैठ के एक कोने पर बैठा था और अद्विका दबे पांव वहां से निकल गई। एक एक कदम पर आस थी कि वो रोकेगा, मगर नहीं, वो अभी अपने आप में ही नहीं था। उम्मीदें बेकार ही जानी थी। वो बरसती आंखें और अधूरी आस लिए रूम से बाहर हो गई। सीढ़ियों से होकर हॉल में आई तो सर्वेंट स्टाफ उसे देखकर आपस में फुसफुसा रहा था, मगर महेश काका खामोश खड़े थे। वो उन्हें देखकर बाहर निकल गई। फिर क्वार्टर तक आते आते उसकी रुलाई फूट पड़ी। उसे जाना होगा, ज़्यादा रुकना ही नहीं चाहिए था। आज दिल रो रहा था उसका। हक से ले आए थे वो मुझे, बस उसी हक से जाने को कह दिया, जैसे मेरा कोई वजूद नहीं उनकी नज़रों में हूँ। मिस्टर अस्थाना जैसे पत्थर के पुतले से उम्मीदें बेकार ही जानी थी। दिमाग ने तंज कसा। वो कमरे में कदम रखने ही वाली थी कि सोचने लगी,
क्या है यहाँ जो वह ले जाए? कुछ भी तो नहीं। वो बिना कुछ लिए ही तो आई थी, तो वैसे ही जाना मुनासिब होगा। वो चुपचाप चली गई। उसका सामान हॉस्टल में पड़ा था। वो अब सिर्फ वहीं जा सकती थी। बाहर निकलने पर रोकने के लिए रजनी और महेश काका आए थे, पर जिसके आने की उम्मीद थी वह नहीं आया, तो बाकी के आने का क्या फ़ायदा। वो उन्हें बिना सुने बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। महेश काका ने उसी वक्त रितेश को फ़ोन मिला दिया। बाहर मौसम के मिजाज कुछ ठीक नहीं थे। क्रिसमस का दिन था और मौसम ने भी करवटें लेना शुरू कर दी। भरी सर्दी में वो नंगे पांव सड़क के किनारे चल रही थी। अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी। जैसे तैसे हॉस्टल जाकर वो कमरे की तलाश करने लगी। उसे उम्मीद तो कम ही थी कि उसके दरवाजे अब भी उसके लिए खुले थे, पर शुक्र था कि उसके सामान पड़े रहने की वजह से ही कमरा अब तक उसी का था। यह भी अद्वैत ने ही किया था। जो भी था, जाने अनजाने में दूसरी बार उसी ने उसे सहारा दिया था और वो वहाँ रुकने का आसरा ढूंढ सकती थी। कमरे की चाबी लेकर रूम अनलॉक किया और खुद को बिस्तर में समेट दिया। वो सोचकर ही सुबकने लगी। रात के वक्त उनकी सूरज इतनी हसीन लग रही थी, उससे खौफनाक रूप उनका अभी था। कौन सी निजी बात थी और कौन सा जरूरी काम जिससे उसने उसे रोका। पर नशे में तो वो खुद थे, बहके हुए तो वो खुद थे। फिर मैं वजह कैसे बनी? मैं ही हर बार कसूरवार कैसे? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बोर्डिंग स्कूल, उसने दोबारा याद किया। 25th, हाँ यही तारीख, वही जगह। उनका वीक पॉइंट कौन है वहाँ? कहीं वही शख्स तो नहीं जिसकी कमी का जिक्र वो कल रात उस कमरे में कर रहे थे? नहीं, वो कोई भी हो, अब मुझे जानना ही नहीं है। अब तो अदर अस्थाना खुद आकर भी बताएं तब भी नहीं। मुझे कोई मतलब नहीं है उनसे और ना ही उनकी पर्सनल लाइफ से। वो सिसकियों के साथ ही चुप हो चुकी थी। खुद को फुसलाना कितना आसान होता है। काश से पैतरा अद्वैत पर भी काम कर पाता। वो रूठी थी उससे, ना कि वो दूर जाना चाहती थी। फिर उसने खुद का ध्यान किसी और तरफ लगाना चाहा और सुहाना को फ़ोन मिला दिया। क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहता हूँ उसके साथ। प्लीज़ गिव मी वन चांस। वो पहली दफ़ा किसी से मिन्नतें कर रहा था। रितेश बेबस महसूस करता था ऐसे में, क्योंकि यही मुद्दा था जिसमें वो कुछ नहीं बोल पाता था। आई एम सॉरी, डैम इट, कहकर उसने फ़ोन ही पटक दिया था। सर, अब वो उसके पास आया। रितेश, मैंने मिन्नतें करके मीटिंग फिक्स करवाई थी। अब वो औरत ले गई उसे। उसकी आवाज़ में तड़प थी। सर आप, हाँ मैं, इतना रिस्पॉन्सिबल हो गया कि बिजनेस मीटिंग से भी ज़रूरी इस मीटिंग को अटेंड ना कर सका। सर आपका मुझ पर कोई असर ही ना होता अगर वो, उसे अचानक ही बिस्तर पर अधोका का होना याद आया। सब उस लड़की की वजह से हुआ है। आद्विका, उसे हैरानी हुई, क्योंकि वो उसे अब तक आसपास नहीं दिखी थी। हाँ वही, उसके सिवा और कौन? 100 बार कह चुका उसे कि दूर रहे मुझसे। अद्वैत में ईगो इस तरह शामिल था कि वो अपनी गलती होने पर भी नहीं मानता था। यही वो आज कर रहा था, जिसका एहसास आज भी रितेश ने उसे कराया था। सर चली गई है वो। गुड, पहली बार कोई ठीक काम किया है उसने। सर सॉरी, बट वो खुद नहीं आई थी, आप ही लाए थे उसे। याद कीजिए। रितेश ने याद दिलाया कि किस तरह वो हॉस्पिटल से उसे यहाँ लाया था। कितनी कोशिशें की थी उसने सिर्फ उसे यहाँ अपनी नज़रों के सामने रखने के लिए। अद्वैत ने मुंह फेर कर कहा, वो वक्त और था। होगा सर, मगर ये लड़की कोई और नहीं, यह वही थी तब भी और अब भी, जिसने आपकी जान की परवाह किए बिना आपके हिस्से की गोली अपने पर ली थी, जो आपके अकेलेपन की वजह जानने की तमाम कोशिशें हमेशा से कर रही थी। रितेश उसे सब याद दिला रहा था, जो अदद गुस्से में भूल सा गया था। बट सर, नाउ सी फेल। इनफैक्ट मैं कहता हूँ, सही किया उसने, क्योंकि आपको समझना पत्थर पर सिर मारने के बराबर है। उसने पहली बार गुस्से में ऐसी बात उसे मुंह पर कही थी, वो भी बिना लाग लपेट के। रितेश, उसे अपने लिए ऐसे लफ्ज सुनने गवारा नहीं थे। सर सॉरी, बट आप आज गलत हैं। अपनी बीती रात की बात भले ही आपने मुझे नहीं बताई, मगर उसमें उसकी पूरी गलती थी ही नहीं। आई एम श्योर वो कल रात भी आपको जानने के लिए ही आपके पास रुकी हुई थी। थिंक अबाउट इट। रितेश ने उसे सपाट लहजे में कहकर बात खत्म कर दी। तो अदर्द खुद बना खड़ा रह गया। वो क्यों इतनी साधारण सी बात खुद नहीं समझ सकता था? शायद, शायद नहीं।
अपने अहम के कारण ही। और आखिरी बात, सर, मैंने भी मिस्टर अग्रवाल से बात की है। आपको कल जाने दिया जाएगा अंदर। कब? कैसे? उसके चेहरे के भाव पल भर में बदल गए थे। सर, चीज़ें जल्दीबाजी में नहीं, एहतराम से और समझदारी से संभाली जाती हैं, ना कि अहम और गुस्से से, रितेश ने कहा और बिना उसकी बात सुने चल दिया। यूं ही पूरा दिन बीत चुका था। अद्वैत साथ होने के बाद सोचता रहा, इतने गम क्यों देता हूँ उसे, क्यों इतना सताता हूँ। मेरे बारे में ही तो जानना चाहती है। कौन मिलेगा ऐसा हमदर्द जो दर्द देने के बाद दर्द मिलने की वजह भी न पूछे और खामोशी से चली जाए। इतनी सख्ती भी सही नहीं है। जी कड़ा करके सब बता देता उसे। उसने अहम फैसला लिया। वो समझी नहीं तो? तुझे इससे कब फर्क पड़ने लगा? पड़ता है कि कहीं वो चली ना जाए, यही। नहीं, मैंने उसे मेरी लाइफ में आने ही नहीं दिया। वो जाएगी कहाँ से? वो बिना इजाज़त के आ चुकी थी अद्वैत। ये बात और है कि तुमने उसे निकाल दिया और वह चली भी गई। मुझे जाना चाहिए उसे फिर से बुलाने के लिए। कहाँ गई होगी वो? वो अपना फ़ोन तलाशने लगा। अगली सुबह, कल रात के बाद उसने कुछ तय किया था और वो हॉस्टल के बाहर ही गाड़ी लगाए उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने उसे अपने आने के कई मैसेज कॉल करके उसे बताया था, मगर उसने जवाब नहीं दिया। आखिर में वो गाड़ी से उतरा और हॉस्टल के अंदर दाखिल हो गया। जाकर उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया था। उसने उसे एक नज़र देखा और शायद कहीं जाने के लिए रेडी हो रही थी। ग्रे और वाइट कलर के सूट में वो नाराज अंदाज में भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसने गौर किया, उसके कंधों पर दुपट्टा नहीं था। वो आसपास तलाश करने लगा और झट से अंदर घुस गया। ये आप? अद्विका उसके बेधड़क अंदर घुसने पर उसे घूर रही थी, जबकि अद्वैत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बेड पर उसका पर्स और दुपट्टा पड़ा था। उसने दुपट्टा लिया और उसके कंधे पर ठहरा दिया। अद्विका उसकी अचानक होती हरकतों से हैरानी में थी। उसके कुछ भी कहने से पहले वो ही उसे उठाकर बाहर ले आया और गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठा दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या ज़बरदस्ती है? और कहाँ जा रहे हैं हम? वो गाड़ी स्टार्ट होते ही ढेर सारे सवाल पूछ बैठी। बोर्डिंग स्कूल, उसने सपाट लहजे में इतना ही कहा और ड्राइव करना जारी रखा। अद्विका भी उसके चेहरे की तरफ देखती रही। क्या है ये शख्स? सच में वो इसी जवाब के इंतजार में थी। मगर कल तो किस तरह बिहेव कर रहा था और जवाब न देने से बचते हुए उसने उसे घर से जाने को भी कह दिया था, और आज ऐसे। अब वो खुद उस जगह ले जा रहा है जहाँ जाने की, जिसके बारे में जानने की तमन्ना उसे कब से थी। कौन है वहाँ? रुकिए। उसी पल उसने ब्रेक लगा दिए, जैसे इसी इंतजार में था कि वो बीच में ही मना कर देगी। उसे मालूम था कि उसे कोई नहीं जानना चाहता उसके बारे में। ये भी अब तक दिखावे के लिए साथ थी। वो टेढ़ी मुस्कान से उसे देख रहा था। सीट बेल्ट पहनिए पहले आप। उम्मीद के उलट उसने हक से उसकी साइड वाला बेल्ट खींचा था। वो उसके चेहरे को देखता रह गया। ये खुद क्या थी, उसकी समझ से परे था। यूँ लाने का कोई विरोध नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, बस सिर्फ मुझे जानने की चाहत लिए बैठी है पागल लड़की। जैसे कितनी बड़ी हमदर्द हो मेरी, जो मेरी इतनी बेइज्जती करने के बाद भी मेरे साथ है। बिना किसी बातचीत के वो कुछ ही देर में बोर्डिंग स्कूल के सामने खड़े थे। अद्विका सोचते हुए कदम बढ़ा रही थी, वहीं अद्वैत पीछे की सीट पर अपना कोट और घड़ी रख रहा था। इस जगह को अद्वैत की नज़र अलग ही नज़र से देख रही थी। बस उसी नज़र से अद्विका देखने की कोशिश कर रही थी। वो बस उसके पीछे हो ली थी। प्रिंसिपल ऑफिस में एंटर होते हुए गार्ड ने अद्विका को देखा और उन्हें जाने दिया। सर, इट्स ए रिक्वेस्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसका बर्थडे था कल। उसने आखिरी हथियार डाल दिया था। सॉरी मिस्टर अस्थाना, मुझे इस बारे में पता था, बट आपने खुद मीटिंग फिक्स की और खुद नहीं आए थे। खैर, अब आप जा सकते हैं, उन्होंने भी नरमी से कहा। थैंक यू सो मच, उसने उठते हुए कहा। बट ये, प्रिंसिपल का इशारा अद्विका पर था। सी इज़ सी इज़ चाइल्ड स्पेशलिस्ट। ओके। अद्वैत के झूठ पर वो उसे देखती रह गई। उठकर जैसे ही कुछ सवाल करती, अद्वैत ने पहली दफ़ा आगे बढ़कर उसका हाथ थामा था। उसी वक्त बाहर खड़े गार्ड ने तस्वीर लेकर किसी को भेज दी। अद्वैत को जैसे सब मालूम था, पर वो फिर भी ये करना चाहता था। आज सारे डर भुलाकर आया था वह। जब किसी ने पहली दफ़ा हाथ बढ़ाया ही था, वो उसे खोना नहीं चाहता था।
एक रूम के आगे रुककर अद्वैत ने दरवाज़ा खटखटाने से पहले अद्विका से पूछा, तुम्ही ने कहा था किसी को कहकर अपना बनाया नहीं जाता। मैं भी फोर्स नहीं कर रहा, तुम्हारी क्यूरियोसिटी को देखकर यहाँ लाया हूँ। अब भी बैक आउट करना चाहो तो तुम्हें इजाज़त है और हक भी। अद्वैत ने पहली दफ़ा मिले जुले भाव से गड़ी बातें कही थी, जिसमें रोकने की इल्तिजा भी थी और जाने देने की आज़ादी भी। उसने काफ़ी देर बाद भी कोई जवाब न मिलने पर दरवाज़ा खटखटाया और खुलने के बाद सामने मौजूद शख्स को देखकर एक ही लफ्ज़ बोला, आयु। अद्विका उसे देखती रही और आगे बोलने का इंतज़ार करती रही। ये आयु है, मेरी ज़िंदगी, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ। अद्विका फिर भी आंखों में सवाल लिए उसे देख रही थी, जैसे असल जवाब उसे अब तक नहीं मिला था। अद्वैत ने भी गहरी सांस लेकर कहा, माई सन आयु। इतना सुनकर ही अद्विका के हाथों की पकड़ ढीली होती महसूस हुई और अद्वैत कमरे के भीतर चल दिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।